बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द असेंबली प्रेप सिस्टम वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सिस्टम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन टॉपिक देखते हैं इसका। अब इसमें सबसे पहले देखो स्क्वेमस एसोफेजियल कैंसर। अब इसको मैं आपको ना थोड़ा सा लाइक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताऊंगी कि आपके सिनेरियो में या एमसीक्यूज में किस तरह से क्या पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्क्वेमस एसोफेजियल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा, ये कैंसर की ही दो टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपने इसको कैसे याद रखना है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किस पार्ट पे होता है और जो एडिनो है वो कौन से साइड पे होता है। अब आपने इसको ऐसे याद रखो कि जो एडिनो है इसके अंदर डी आता है ना, इट्स अ डिस्टल। सो अब आप याद रखो कि एसोफेगस का जो प्रॉक्सिमल लाइक अपर 2/3 पार्ट होता है उसमें स्क्वेमस एसोफेजियल कैंसर होता है, ठीक है। और जो एडिनो कार्सिनोमा होता है वो लोअर 1/3 पे है। तो मोस्टली ये पूछ लेते हैं कि एडिनो कार्सिनोमा जो है वो कहाँ पर होता है, किस लोकेशन किया, तो वो डिस्टल 1/3 आएगा। ठीक हो गया। अब एसोफेगस के जो पेशेंट्स होते हैं ना उसके अंदर आपने ये याद रखना है कि पेशेंट आपको आके बताएगा कि मुझे लाइक मैं लिक्विड ले रहा हूँ, आइदर सॉलिड फूड ले रहा हूँ, मुझे क्या होता है, मुझे डिफिकल्टी इन द स्वॉल्विंग होती है, ठीक है। इसमें कैंसर की जब भी आपने देखा होगा कि जब भी वेट लॉस की हिस्ट्री आती है ना तो हम तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट वन इज द कैंसर, देन इज द हाइपरथायराइडिज्म और थर्ड वन इज द टीबी। सो अगर आपको तीन ये डिजीजेज याद हैं कि वेट लॉस की हिस्ट्री, आप सबसे पहले आप उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लोगे, उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि क्या इसका डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक है। अब इसमें पेशेंट डिस्पेचर टू सॉलिड देन लिक्विड, पहले उसको सॉलिड के साथ, बाद में उसको क्या होगा, लिक्विड से भी डिस्पेचर होगा, प्लस वेट लॉस होगा, नोजिया वॉमिटिंग डिपेंड करता है। और अगर ज़्यादा ये वर्सन हो जाता है तो क्या होगा कि पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ भी ब्लड आएगा, जिसे हम बोलते हैं हेमेटोमेसिस, ठीक है। एमेसिस का वर्ड जो है वो हमेशा वॉमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हेमेट मीन ब्लड। अब आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने इसको अपर 2/3 और डिस्टल 1/3 ये इजीली आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। तो आपने याद रखना है जब भी एस मतलब स्क्वेमस में एस आता है ना, इसको आप स्मोकिंग से याद रखोगे, तो स्मोकिंग के अंदर कौन सा कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस एसोफेजियल। अब एडिनो कार्सिनोमा मोस्टली ये मोस्ट कॉमन टाइप है। अब देखो जब भी एडिनो का वर्ड कहीं पर भी यूज़ होगा, आप याद रखने कि मोस्टली ये क्या करते हैं, आपकी ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर लेगा, ओके। सो अब इसमें मैंने बताया कि जो बैरेट एसोफेगस है उसमें आपने देखा होगा कि मेटाप्लेजिया होता है, स्क्वेमस जो है वो कोलमनरी एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, ओके। और इसमें मोस्ट कॉमन क्या कॉज होती है, ओबेसिटी। तो स्क्वेमस में मैंने आपको एससीएस बताया कि स्मोकिंग होगी, अल्कोहल उसमें वही रिंग बन जाते हैं। दूसरा प्लमर विंसेंट के अंदर आपने देखा होगा कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इसमें कॉमन होता है, इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट, कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होता है, अब वो भी डिपेंड कर रहा होता है ना उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड किया है या नहीं किया। इसमें देखो अगर विदाउट डिस्प्लेसिया होगा लो ग्रेड है या फिर हाई ग्रेड। अब अगर विदाउट डिस्प्लेसिया है मतलब इतना ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे, आपने उसकी एंडोस्कोपी स्क्रीनिंग करनी है एवरी 3 to 5 ईयर। अब ये भी हमसे क्यों आता है कि किस टाइम पे कब स्क्रीनिंग करनी है। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेसिया होगा तो आपने एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग करनी है 6 to 12 तो मतलब 1 ईयर पे आ गया ना, 12 मंथ मतलब 6 से 12 मंथ्स। अब हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया है तो इसके अंदर आपने एंडोस्कोपिक एब्लेशन वही रीसेट करते हो, अगर आप इसको भी इफ नॉट ट्रीटेड देन एडिनो कार्सिनोमा की तरफ, फिर उसमें वही जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट में देखो इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस, जब भी आइटिस का वर्ड यूज़ होता है ना इसका मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। अब इसमें देखो इन्फेक्शियस मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, आइदर कैंडिडा का हो सकता है, वायरल हो सकता है, हार्पेस सिम्प्लेक्स का हो सकता है। अब इसमें पेशेंट जो है, अब ओडाइनोफेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, डिस्फेजिया में पहले डी आते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिफिकल्टी इन द स्वॉल्विंग। अब जो ओडाइनोफेजिया को आप ऐसे याद रखोगे कि स्वॉल्विंग में पेन होती है, ठीक है। और इस तरह के पेशेंट मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे क्योंकि उसको फंगल इन्फेक्शन ही मोस्टली तब होता है जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। अब इसमें कैंडिडा है, साइटोमेगाला वायरस होता है, हार्पेस सिम्प्लेक्स है। अब इसमें आपने क्या क्या ट्रीटमेंट, कैंडिडा तो मोस्टली आपने ओपीडी में भी देखा होगा, जो पेशेंट्स आते हैं उनको आप क्या देते हो, फ्लूकोन देते हो ना, तो फ्लूकोनाजोल। अब इसमें साइटोमेगाला के अंदर आपने याद रखना, आप इसमें एंजाइक्लोविर देंगे और दूसरा हार्पेस सिम्प्लेक्स के अंदर एसाइक्लोविर, ठीक है। अब पिल एसोफेजाइटिस में क्या होगा, इसमें मोस्टली एसोफेजाइटिस का मतलब ये है कि आपने कोई भी पिल्स ली हैं और उसके थ्रू आपके एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इसमें भी ओडाइनोफेजिया और डिस्पेजिया होगा। इसकी कॉजेज क्या हो सकती है, एनसेड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड है, बाइफॉस्फेट है और डॉक्साइक्लिन, मोस्टली एंटीबायोटिक से भी हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट ये होगा, आप जो भी पिल ले रहे हो आप उसको स्टॉप कर दो। देन फिर देखो इयोसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस भी, आपने इयोसिनोफिल का मतलब इयोसिनोफिलिक कोई भी इन्फेक्शन है जैसे आपने अस्थमा में भी देखा होगा, उसमें मोस्टली ये एलर्जी की वजह से होता है। मैंने पहले बता दिया कि इसमें एटोपिक की हिस्ट्री दी होगी, ठीक है। मोस्टली यंग और मिडिल एज में होगा, मेल में हो सकता है, डिस्पेजिया होगा। इसमें आपने क्या करना है, एंडोस्कोपी और बायोप्सी में आपको भी इयोसिनोफिल्स मिलते हैं। अब इसमें पेशेंट को क्या करना है, आपने उसकी डाइट बेहतर करनी है, लाइक उसको जिस भी डाइट से एलर्जी है उससे आपने बताना है कि अगर आप इससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन स्टॉप दिस, ठीक है। इफ द मॉडिफाइड डाइट एंड डिडंट इंप्रूव तो क्या करोगे, फॉलो इनहेल स्टेरॉइड्स। इन्फ्लेमेशन जब भी होती है बॉडी में इतनी ज़्यादा स्वेयर हो तो आपका जो लास्ट ऑप्शन बचता है आप स्टेरॉइड दे देते हो ना, ठीक है। डिड नॉट इंप्रूव देन आपको डायलिटेशन करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट को गट गट क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो आपका लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर होता है ना, जो आपके एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में होता है। अब इसको आपने कैसे याद रखना है, एक जब भी वर्ड यूज़ किया जाता है ना स्फिंक्टर रिलैक्स, ओके, और एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्फिंक्टर इज कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को आपने याद रखना सी से सी, लाइक कॉन्ट्रैक्ट है तो स्फिंक्टर क्लोज होगा, और अगर रिलैक्स है इसका मतलब है कि स्फिंक्टर ओपन है। अब इसमें देखो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, लाइक उसका जो फेलियर टू रिलैक्स, इसमें लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। अब इसमें मैं आपको सी से सी बताया था ना जो क्लोज होता है। अब अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, दूसरा इसमें जब वो क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके गैस्ट्रिक में मोस्टली एसिड होता है ना वो आपके एसोफेगस में आ रहा है और उसकी वजह से पेशेंट को रिफ्लक्स फील हो रहा है, ठीक है। और इसमें पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे, हार्ट एसिडिटी हो जाती है ना, जैसे बोलते हैं रिगर्जिटेशन होगी, पेशेंट को इसी की वजह से मेटालिक टेस्ट फील होगा, डिफिकल्टी सॉल्विंग हो सकती है। अब एक्स्ट्रा जीआई प्रॉब्लम्स क्या होती है, मतलब आपको जीआईटी के अलावा जो भी प्रॉब्लम हो होती है, जैसे आपका आपके एसोफेगस के साथ लेरिंग्स पड़ा होता है, उसमें कफ वीज, एटिपिकल चेस्ट पेन हो सकती है। एटिपिकल और टिपिकल मैं आपको बताऊंगा, टिपिकल जो है वो मोस्टली सीवीएस में होती है और एटिपिकल चेस्ट पेन जो होती है वो लाइक स्टमक की वजह से होगी। अब इसमें अलार्मिंग फीचर्स क्या है कि पेशेंट को वॉमिटिंग है, एनीमिया है, वेट लॉस है और डिस्फेजिया। अब इसको आपने याद रखना कि अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो 50 ईयर से कम है और उसमें कोई भी अलार्मिंग
टेम्परेचर नहीं है, तो आप उसको 8 वीक्स के लिए क्या देते हो, पीपीआई ट्रायल्स लोगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बोलोगे। अगर इससे भी इंप्रूव नहीं होता है आप एंडोस्कोपी करते हो, ठीक है। फिर आप उसकी एसोफेजियल 24 और पीएच मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आप उसका पीएच जो के थ्रू टेस्ट करके चेक करते हो कि एसर तो नहीं आ रहा, तो फिर पीएच के अकॉर्डिंग आपको डायग्नोज हो जाएगा। अगर तो रिफ्लक्स हो रहा है इट्स मीन गल डायग्नोज होगा। अगर ठीक है नॉर्मल है देन फंक्शनल हार्टबर्न हो सकता है। अगर लेस देन 50 ईयर्स है लेकिन अलार्मिंग फीचर्स है तो आप एंडोस्कोपी करोगे, पीपीआर दोगे, अगर इससे भी इंप्रूव नहीं होता देन यू विल मूव टुवर्ड्स द सर्जरी। नाउ डिस्कस द पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो उसके मोस्टली जो है उसमें एच पाइलोराई का रोल होता है। इसमें पेशेंट जो अल्सर की जब भी बात होगी पेशेंट आपको बताएगा कि उसको लाइक स्टमक एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है और वो रेडिएट कर रही है मोस्टली टू द बैक, ठीक है। अब इसमें जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप पीपीआर के साथ एंटीबायोटिक ऐड करोगे, ठीक है, और फिर स्टोर फॉर द 2 to 4 वीक्स। अब इसको आपने डायग्नोज कैसे करना होता है। अब अगर इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखें तो वो किस तरह से लाइक ये रिलीज करो यूरिया जो है वो ब्रेथ में स्मेल कर सकते हैं, तो इसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, स्टूल एंटीजन करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, रैपिड यूरिया टेस्ट करेंगे। अब इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है वो बायोप्सी है। अल्सर की तो आपने बायोप्सी लेनी होती है। अब इसमें देखो मोस्टली ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिजीज। ट्रिपल थेरेपी आपने 10 to 14 डेज के लिए देनी होती है, जिसके अंदर से एरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और पीपीआर आ जाता है। अगर क्वाड्रुपल की थेरेपी की बात होगी तो उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल ऐड होगा। अब इसमें आपने 4 वीक जो है आपने इरेडिकेशन के टेस्ट करने हैं कि ये जो बैक्टीरिया इरेडिकेट हुआ या नहीं। अब ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेंगे कि पीयूडी के अंदर मोस्ट स्पेसिफिक और एक्यूरेट टेस्ट होता है वो यूरिया ब्लड टेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको डायग्नोस्टिक मतलब जो डायग्नोस्टिक जिसको प्रॉपर्ली जैसे आप डायग्नोस कर रहे हो वो होगा एंडोस्कोपी, ठीक है। और थर्ड वन जो आएगा वो स्टूल एंटीजन। अभी हम जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म करते हैं उसके साथ मेरे कॉज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेजेस बताती हूँ।